मैंने पागलों की तरह दिन में कई कई मर्तबा इस अस्पताल के चक्कर लगाए हैं कि शायद वो मुझे ढूंढती हुई अस्पताल आ जाए। हर इस जगह इसे तलाश किया जहां इसके होने का इम्कान हो सकता था। इस्लामाबाद की सड़कों पर बिला वजह गाड़ी दौड़ाई है कि शायद वो कहीं नजर आ जाए, इसका कोई सुराग मिल जाए, लेकिन मेरी हर कोशिश राय गा गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था इसे कहाँ तलाश करूं। जब बेसुकूनी हद से बढ़ी तो वापस चला आया, लेकिन यहाँ आकर भी सुकून कहाँ है। एक बेकली है, इस्तिराब है जो मुस्तकिल मुझे अपनी लपेट में लिए हुए है। वो अपने बाल मुट्ठी में जकड़ता बेबसी से बोलता चला गया। रूहान तो इसकी हालत देखकर गम था। इसे समझ न आई कि इन लफ्जों में से तसल्ली दे, दिलासे के लिए कौन से अल्फाज इस्तेमाल करे जो इसके बेकरार दिल पर मरहम बनकर लगे। इसके सारे अल्फाज तो किसी शदीद ज़हनी अज़ियत का शिकार थे, कहीं खो गए थे। इसका दोस्त इसे अच्छी तरह एहसास हो रहा था। तूने अस्पताल में अपना नंबर तो छोड़ा होगा। खासी देर बाद रोहान कुछ बोलने के काबिल हुआ और वो इस बात में सर हिला गया। हाँ, अपना फोन नंबर पाकिस्तान और यहाँ का एड्रेस सब दे कर आया हूँ। 2-3 दफा अस्पताल फोन भी किया लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं है। सोच रहा हूँ थोड़े दिनों में फिर पाकिस्तान का चक्कर लगाऊं, शायद वो कहीं मिल जाए। वो अफसुर्दगी से बोला, तू फिक्र ना कर, वो मिल जाएगी इंशाल्लाह। मैं खुद जल्द अज जल्द इस्लामाबाद पहुंच जाऊंगा, शायद अस्पताल से कुछ मालूम हो जाए। रोहान इसके शाने पर थपकी देते हुए एक बार फिर भरपूर तसल्ली में लहजे में बोला। अहमद खामोशी से इसे देखता रहा। चल तू तो निकल, मेरे चक्कर में तेरी फ्लाइट मिस ना हो जाए। कुछ लम्हों बाद अहमद दोनों हाथ चेहरे पर फेरता खुद को कंपोज करते हुए बोला। रोहन बेसाख्ता इसे गले लगा गया। दोनों काफी देर तक बगलगीर रहे। रोहन को शिद्दत से इस पल अपने दोस्त का गम महसूस हो रहा था, जो पहले ही दोस्तों जैसे बाप की नागहानी मौत के सदमे से चूर था कि कुदरत ने एक और आजमाइश इस पर डाल दी थी। वो सदके दिल से अहमद की दायमी खुशियों के लिए दुआ गो था। परिशे, इससे पहले कि वो जहर अपने अंदर उतारती, रोशाने ने हाथ मारकर सारी गोलियां गिरा दी। ढेर सारी सफेद गोलियां फर्श पर यहाँ वहां बिखरती चली गई। परिशे एक झटके में बेड से खड़ी होती सरे सीमा नजरों से रोशाने को देख रही थी, जिसकी आंखें हैरत से बाहर उबलने को थी। परिशे एकदम इसके गले लगकर फूट फूट कर रो दी। ये ये क्या करने चली थी तुम, और क्यों? वो हैरत की ज्यादती से गम हुई खड़ी थी। बहुत देर बाद होश में आती लुकनत ज़दा ज़बान से परिशे से पूछने के काबिल हुई, आप ही मैं मरना नहीं चाहती। बहुत मजबूर होकर ये कदम उठा रही थी। वो बुरी तरह रोते बिलखते हुए बोली। रोशानी बमुश्किल ही इसकी बात समझ पाई थी। ऐसी क्या कयामत आ गई जो तुम अपनी जान लेने पर ही तुल गई? इसे खुद से अलग करते हुए गुस्से से बोली। जरा सी देर में दिमाग बिल्कुल चकरा कर रह गया था। एक तो पहले ही कल से इसे बार बार चक्कर आ रहे थे। तबीयत अजीब गिरी गिरी से महसूस हो रही थी। ऊपर से ये सूरत हाल, इसे अपनी टांगों पर खड़ा रहना महाल होगा। वो जल्दी से आगे बढ़कर बेड पर बैठ गई। कयामत ही आ गई है, आप ही कयामत ही। वो हिचकियों के दरमियान बोली। इसकी हालत देखकर रोशानी का माथा ठनका। इसे शिद्दत से कुछ बहुत गलत होने का एहसास हुआ। खौफ के मारे इसका हलक खुश्क हो गया। हाथ पांव लरजने लगे। घड़ी की चुताई में जहन में न जाने क्या क्या बुरे ख्यालात आ रहे थे। क्या हुआ है तुम्हारे साथ? क्या किया है तुमने? बताओ मुझे। चंद लम्हों बाद खुद पर काबू पाकर परिशे के लबों से पानी का गिलास भरकर लगाया। वो है से हाँफ रही थी जैसे न जाने कितनी लंबी मुसाफत तय करके आई हो। फटाफट एक सांस ही में सारा गिलास खाली कर गई। जो कुछ हुआ है इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मैंने मैंने कुछ गलत नहीं किया। इसने बुरी तरह बिलखते हुए जोर जोर से नफी में गर्दन हिलाते हुए कहा। परिशे, खुदा के लिए रहम करो मुझ पर, क्यों मेरी जान लेने पर तुली हो? रोना बंद करो और तहम्मुल से बताओ क्या बात है। इसे अपना जब्त खत्म होता महसूस हो रहा था। झंझलाकर बोली। परिशे चंद मिनट तक आंसू बहाती रही, फिर बड़ी मुश्किल से अटक अटक कर खुद पर बीती दास्तान अलम सुनाने लगी। रोशानी दम साधे बगैर इसे टोके सब कुछ सुन रही थी। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? इस तरह बगैर वली के कौन सा निकाह होता है? सारी बात सुनकर वो उछलकर बेड से खड़े होते हुए बोली। इसकी अपनी हालत बहुत खराब थी। रंगत इस तरह निचड़ चुकी थी जैसे जिस्म से खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ लिया गया हो। निकाहनामा तक नहीं है तुम्हारे पास, और वो आदमी, वो पागल था क्या जो राह चलती किसी भी लड़की से निकाह पढ़वा लिया? इसने अपने खुश्क पड़ते लबों पर जबान फेर कर इन्हें तर्क करने की कोशिश करते हुए पूछा, लेकिन इसकी ये कोशिश नाकाम रही कि जबान बिल्कुल सूख रही थी। परिशे बगैर कोई जवाब दिए खामोशी से आंसू बहा रही थी।
रोशानी को लग रहा था किसी भी वक्त चकरा कर गिर जाएगी। इसे अपना जहन बिल्कुल माफ होता महसूस हो रहा था। वो बेड पर गिरने के अंदाज में बैठी और जग से पानी का गिलास भरकर अपने खुश्क पड़ते लबों से लगाया और 1 सेकंड में ही सारा गिलास खाली कर गई। पानी पीकर जरा इसके हवास काबू में आए, जहन कुछ सोचने समझने के काबिल हुआ। चंद मिनट तक खामोशी से कुछ सोचती रही, फिर गहरी सांस भरकर बोली, देखो परीक्षित, जो होना था हो गया। बेशक बहुत ही बुरा हुआ, ऐसा हरगिज भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि इस मसले से निकलने का हल तलाश करें। कोई हल नहीं है इस मसले का। वो सिसकी। रोशानी को बेसाख्ता इस पर तरस आया। बिलाशुबा जो कुछ भी इसने परीक्षित की जबानी सुना था, वो सुनकर वो बहुत खुद परेशान थी, लेकिन इस वक्त इसे दिलासा देना, इसकी हिम्मत बढ़ाना बहुत जरूरी था। यही सोचकर वो खुद को कंपोज करती दरास्ता मजबूती लहजे में बोली, दुनिया में कोई भी मसला ऐसा नहीं है जिसका हल मौजूद ना हो। अगर हम ठंडे दिल से सोचेंगे तो इस मसले का हल भी निकल आएगा। परीक्षा ने बड़ी उम्मीद अफजा नजरों से इसे देखा था। हाँ, मैं सच कह रही हूँ, इसका हाथ थपथपाते हुए इसकी आंखों में देखकर मजबूत लहजे में बोली, सबसे पहले तो तुम मुझसे वादा करो, तुम खुद को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। कुछ एहसास से तुम्हें सोच सोच कर मेरी तो रूह पनाह हो रही है। अगर मुझे कमरे में आने में जरा सी भी देर हो जाती तो क्या होता? तुमने अम्मी बाबा का सोचा है? वो तो जिंदा दरगोर हो जाते। रोशाना ने मलामती लहजे में कहा तो वो शर्मिंदा होकर जो सर झुका गई। मैं क्या करूं आपी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं इन्हें इन्हें कैसे ढूंढूं? एक तो मैं पहले ही मुसीबत में फंसी हुई हूँ, दूसरे एकदम ही अचानक घर में मेरे निकाह का सिलसिला शुरू हो गया। आप खुद बताएं, इस सिचुएशन में मैं और क्या करती? अपने हाथों पे अपना सर गिराती हुई एक बार फिर भभक कर रो पड़ी। रोशाना को शिद्दत से इसकी तकलीफ का एहसास हुआ। एकदम आगे बढ़कर इसे अपने असार में ले गई। तुम फिक्र ना करो, इंशाल्लाह अल्लाह सब बेहतर करेगा। हम अस्पताल में राब्ता करेंगे, क्या पता वहां से इसका कोई सुराग मिल जाए। कोई फायदा नहीं, मैंने बताया है ना आपको, मैं कई बार हॉस्पिटल फोन कर चुकी हूँ। हर बार एक ही जवाब मिलता है कि वो लोग कुछ भी नहीं जानते। वो भीगे भीगे मायूस कुल लहजे में बोली, मैं खुद फोन करूंगी वहां। जरूरत पड़ी तो इस्लामाबाद जाऊंगी, अस्पताल में इसका एड्रेस होगा। मुझे पूरा यकीन है हमें इस आदमी का एड्रेस मिल जाएगा। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम पर, तुम्हारे किरदार पर, अपनी माँ की तरबियत पर कोई होश नहीं आने दूंगी। एक मरतबा फिर अपने बाप का सर झुकने नहीं दूंगी। इसके लहजे में चट्टानों की सी मजबूती थी। पर इसे रोना धोना छोड़कर यकटक इसे देखती चली गई। बस तुम खुद को संभालो प्लीज, और ख्याल रखना घर में इस बात की भनक भी किसी को ना पड़े। इसका हाथ थपथपा कर बोली और काफी देर तक इसे तसल्ली देती रही। भले ही निकाह जिन भी हालात में हुआ था, इनका इस आदमी से मिलना, इस मामले को किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना बेहद जरूरी था। इसका जहन तेजी से आगे का लाया अमल तय कर रहा था। इनके पास वक्त बहुत कम था। आज रोहान आने वाला था। 2-4 दिन में घर में जरूरी परीक्षा के रिश्ते का जिक्र छिड़ जाता। इसे जल्द अज जल्द इस आदमी को तलाश करना था। एक दफा वो मिल जाए, फिर आगे क्या करना है ये इसी वक्त देखा जाएगा। वो परीक्षा के सामने भले ही खुद को जितना मर्जी मजबूत साबित कर आई हो, लेकिन सच तो ये था, इस सारी सूरत हाल से वो बुरी तरह खौफजदा हो गई थी। घर में शहीद साहब या किसी को भी परीक्षा के निकाह का पता चल जाता तो क्या होता, ये सोच कर ही इसके पूरे वजूद पर लर्जा तारी हो रहा था। इसे अच्छी तरह एहसास था लीजे की हरकत के बाद लाशरू तौर पर ही सही, घर वालों को इन दोनों बहनों की तरफ से भी शकूक व शुबहात लाहक थे। खुद रूहान भी तो यूसुफ और इसके बारे में शक का इजहार कर चुका था। ऐसे में कोई परीक्षा की बात पर यकीन करता? वो इस आदमी से इस दिन पहली बार मिली थी, इसे जानती तक नहीं थी। वो बिल्कुल मासूम है, सच कह रही है, ये तवक्को रखना ही अबस था। इसकी मासूम बहन कसूर ना होते हुए भी मातूब ठहराई जाती। इसका बाप जो बड़ी मुश्किल से लोगों से नजरें मिलाने के काबिल हुआ है, एक बार फिर जिल्लत की अथाह गहराइयों में गिर जाए, इसका मुकाम मट्टी में मिल जाए, माँ को कसूरवार गर्दाना जाए, रोशाने को हरगिज गवारा न था। वो क्या करे, किससे मदद मांगे? सोच सोच कर दिमाग बिल्कुल माफ हो गया था, लेकिन कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा था। इसी अबतर ज़हनी हालत में चंद घंटे गुजारे, इसे खबर भी नहीं हुई, यहाँ तक कि रूहान घर आ गया। वो जो इतनी देर से खुद पर जब्त किए खुद को मजबूत बनाए बैठी थी, रूहान को कमरे में अपने रूबरू देखकर खुद पर काबू न रख सकी और एकदम इसके गले लग कर फूट फूट कर रो पड़ी। रूहान जो खुद इसकी इतने दिन की दूरी से बेहाल का शर्जा रह गया। वो हमेशा शर्मो हया में लिपटी रहती थी, कभी भी इस तरह खुलकर अपने जज्बात का इजहार नहीं करती थी। अब इसका फरहाना अंदाज देखकर रूहान को अपनी रूह तक में ठंडक उतरती महसूस हुई। वो पूरी शिद्दत से इसे खुद में भींच गया। रोशाने, क्या हुआ मेरी जान, तुम ठीक तो हो? इतना रो क्यों रही हो? काफी देर तक वो इसके गले लगी आंसू बहाती रही, तो वो परेशान होता इसे खुद से अलग करते हुए बोला,
इसके लहजे में तफक्कुर महसूस करके रोशाने होश में आई और खुद पर काबू पाकर अपने हाथों से गुलाबी गाल रगड़कर आंसू साफ करते हुए बोली, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। धीरे से बोली। वहां सरसारी से मुस्कुरा दिया। इन गुजरे बहुत सारे दिनों में इसने भी तो इसे किस कदर याद किया था, कितनी ही रातें इसके बगैर बेचैनी से करवटें बदलते हुए गुजारी थी। अब यह एहसास कि अगर वो बेचैन था तो वो बेकल वो भी थी। इसकी रग रग में एक सुरूर, एक इत्मीनान भर गया। मुझे हरगिज उम्मीद नहीं थी कि मेरी जान मुझे इतना मिस कर रही है। इसके चेहरे पर चिपकी आंसुओं से भीगी स्याह लहटें कान के पीछे करता इसकी स्याह आंखों में जज्बे झांकते खुमार आलू लहजे में बोला। रोशाने इसकी छलकाती निगाहों की ताब न ला सकी और जल्दी से नजरें झुका गई। आई ऑल्सो मिस्ड यू लॉर्ड जान, आई ऑल्सो मिस्ड यू। वो हाथ बढ़ाकर इसे एक मरतबा फिर खुद से करीब करता इसके चेहरे को जा बजा अपने लंग से महकाते हुए मोहब्बत से चूर लहजे में बोला। रोशानी ने इसके मजबूत हथार में समाते तमानियत से आंखें मूंदी। बीबी, मैंने आपको बताया है ना, हमसे माद अहमद नामी किसी लड़के ने राब्ता नहीं किया, ना ही आपके लिए कोई पैगाम छोड़ा है। आप क्यों बार बार फोन करके परेशान कर रही हैं? इसने झुंझलाए हुए अंदाज में बोलकर दूसरी जानिब की बात भी मुकम्मल नहीं सुनी और खट से फोन क्रेडल पर पटक दिया। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं तंग करने। एक तो इतना काम जमा है, ऊपर से 1 मिनट बाद बजता ये फोन। सामने खुली फाइल के सफे उलट पुलट करते इसके बड़बड़ाहट जारी थी। क्या हुआ अनीता, किस पर इतना गुस्सा हो रही हो? सीनियर नर्स जीना जो अभी रिसेप्शन पर आई थी, एक मरीज की फाइल इसकी तरफ बढ़ाते हुए मुस्कुरा कर बोली। वो अनीता की तनक मिजाजी और चिड़चिड़ापन से खूब वाकिफ थी। घरेलू मसाइल और माशी तंगदस्ती ने इसे बला का बदमिजाज बना दिया था। हर वक्त स्टाफ के किसी न किसी मेंबर से इसकी नोक झोंक चलती रहती थी। क्या बताऊं जीना तापा, एक तो 12-12 घंटे की ड्यूटी करके वैसे ही दिमाग पिलपिला हो रहा होता है, दूसरा ये बिला वजह के फोन कॉल। वो मुंह बनाकर बोली। कोई रॉन्ग नंबर था क्या? उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, रॉन्ग नंबर तो नहीं था, कोई लड़की थी, थोड़े अरसे पहले इसका निकाह हुआ था शायद यहाँ अस्पताल में। जिस लड़के से निकाह हुआ था अब इसका कुछ अता पता नहीं है, खुदा जाने कहाँ चला गया। अब ये हर थोड़े दिन बाद फोन करके इसी के मुतालिक पूछती रहती है। इसने फाइल पर दर्ज डिटेल कंप्यूटर में फीड करते हुए मसरूफ से अंदाज में सारी तफसील गोश गुजार की। ओह बेचारी, खुदावंद इसकी परेशानी दूर करे। सदा की नर्म दिल जीनत आपा ने इस अनजान लड़की की परेशानी दिल से महसूस करते हुए इसके लिए दुआ की। जीनत आपा अपनी 22 साल दौरे मुलाजमत में तकरीबन दर्जन भर निकाह यहाँ अस्पताल में होते देख चुकी थी। अक्सर औकात सूरत ऐसी हो जाती थी कि मरीजों के लवाहिकीन को अस्पताल में ही निकाह कराना पड़ता था। अनीता, क्या कभी माज अहमद के नाम के लड़के के लिए किसी लड़की का फोन आया? अमेरिका में रहता है ये लड़का, छोटी सी लड़की थी, खुदा जाने क्या नाम था मुश्किल सा। वो जहन पर जोर डालते हुए खुद कलामी के से अंदाज में बोली। क्या क्या नाम लिया आपने? अनीता ने एक झटके से सर उठाकर पूछा। माज अहमद। क्यों, क्या हुआ? उन्होंने पूछा। ओ, कहीं जिस लड़की का अभी थोड़ी देर पहले फोन आया था वो वही तो नहीं थी? अनीता के चेहरे के तासरात देखकर वो सारी बात समझ गई। मास अहमद का ही पूछ रही थी वो लड़की। अनीता ने आहिस्ता से सर इस बात में हिलाया। अब मुझे क्या पता था ये वही लड़की है। वो शर्मिंदा से लहजे में आहिस्ता से बोली। हद करती हूँ अनीता, मैंने तुमसे जिक्र तो किया था, कोई 1.5-2 महीने पुरानी बात है। इस दिन लड़के के वालिद की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। इनकी ख्वाहिश पर यहाँ हमारे सामने ही निकाह हुआ था। बाद अज़न लड़के के वालिद की वफात हो गई। वो लड़की भी शायद अपने घर चली गई। पूरी बात तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना अंदाजा कि दोनों बिछड़ गए हैं। माज अहमद ने अमेरिका रवानगी से कबल मुझसे मिलकर अपने राब्ते के नंबर और एड्रेस दिया था कि अगर वो लड़की राब्ता करे तो इसे नंबर दे दिया जाए। कितनी ही दफा वो बेचारी मुझे फोन करके इस बारे में पूछ चुका। मुझे क्या मालूम था कि वो लड़की कई मरतबा कॉल कर चुकी है। वो अफसोस से बोली। अब मुझे ये सब तफसील कहाँ मालूम थी, आपने तो सरसरी सा जिक्र किया था बस। अनीता को भी अब दुख हो रहा था। तुम इन दिनों छुट्टी पर थी। मैंने दूसरी शिफ्ट में काम करने वाली तंजीला के अलावा तुम्हारी जगह आरजी तौर पर काम करने वाली इस लड़की नौरीन को भी सारी बात से आगाह किया था। बल्कि यहाँ यहाँ इस दराज में वो पर्चा भी रखा था जिस पर इस लड़के का फोन नंबर और एड्रेस दर्ज था। इस दराज में? अनीता ने थूक निकलते हुए कहा। हाँ, इस दराज में। क्यों, क्या हुआ? जीनत आपा ने पूछा। इस दराज की तो मैंने 5-6 दिन पहले सफाई की थी। इतना कचरा जमा कर रखा था नौरीन ने, मैंने तो सब फालतू कागज फेंक दिए। वो शर्मिंदा से लहजे में बोली। ओफ, ये तुमने क्या कर दिया अनीता? वो दोनों कितने परेशान होंगे और वो लड़की बेचारी, इस सारी सूरत में इसका कितना बुरा हाल होगा।
जीनत आपा की निगाहों में परीक्षा का रोता बिलखता चेहरा घूम गया। इन्हें अच्छी तरह एहसास हो रहा था वो दिन रात किस कर्ब से गुजार रही होगी। उन्होंने मलामती नजरों से इसे देखते हुए कहा, आप भी हद करती हैं आपा, आजकल के जमाने में इस तरह पर्चों पर नंबर लिखकर कौन रखता है। मोबाइल में सेव करती धीमे से लहजे में इसने इनकी कोताही जताई। इन दिनों जब वो लड़का यहाँ आया था मेरा मोबाइल खराब था, मैंने ठीक करवाने के लिए दे रखा था। बाद में जब वो फोन ठीक हुआ तो मुझे नंबर मोबाइल में महफूज करना याद ही नहीं रहा। उन्होंने वजाहत की, आपके पास इस लड़के का फोन तो आता रहता है ना, तो इसका नंबर भी लिखा आता होगा। आप मुझे इसका नंबर दे दें, अगली बार जब इस लड़की का फोन आएगा तो मैं इसे दे दूंगी। अनीता ने मसले का हल तलाश किया। नंबर तो नहीं लिखा आता, जब भी वो लड़का फोन करता है तो ये भी अननोन नंबर या कभी प्राइवेट नंबर लिखा आता है। ज़ैनब आपा सोचकर बोली, ओहो! चलें फिर अब जब इसका फ़ोन आए तो आप इसका फ़ोन नंबर ले लें। ये लड़की भी चंद दिन बाद दोबारा फ़ोन ज़रूर करेगी, तो मैं इसे इसका नंबर दे दूंगी। चंद लम्हे बाद अनीता ने कहा, हाँ, अब तो यही करना पड़ेगा। अभी कल रात तो फ़ोन आया था माँ ज़हमत का, देखो अब कब करता है। उन्होंने गहरी सांस खारिज करते हुए कहा और रिसेप्शन पर पड़ी गुलाबी फाइल उठाती वहां से चल दी। अनीता भी सर झटक कर अपने काम में मसरूफ हो गई। सुना आपने, हर दफा फोन करने पर यही जवाब मिलता है कि किसी ने मेरे लिए कोई पैगाम नहीं छोड़ा। परीक्षा ने रोते हुए कहा। रोशाना खुद परेशानी से लब चबा रही थी। अभी कुछ देर पहले ही रोशाना ने माँ सेमत के बाबत पता करने के लिए इस्लामाबाद शिफा अस्पताल फोन किया था। वहां से वही हौसला शिकन जवाब मिला था जो हर बार परीक्षा को मिलता था। कैसा अजीब लापरवाह आदमी है, एक लड़की से निकाह करके कैसे मजे से भूल भाल कर बैठ गया। रोशाना गुस्से से बोली। परीक्षा के आंसुओं में रवानी आई थी। रोशानी की बात सुनकर दिल डूबा था। क्या वो वाकई इसे भूल गया था? न जाने किस कमाश का आदमी था। अपनी बेवकूफी में अल्लाह जाने तुम किस आदमी से ताल्लुक जोड़ बैठी। रोशानी के लहजे में अनजाने खच्चे बोल रहे थे। इसने परीक्षा की अकल पर मातम किया। ऐसी बात नहीं है, शक्ल से तो वो बहुत शरीफ और पढ़े लिखे लग रहे थे। इनके वालिद भी बहुत अच्छे थे। परीक्षा ने बेसाख्ता मांस की सफाई पेश की। बस रहने दो तुम, अगर तुम इतनी ही चेहरा शनास और अक्लमंद होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। रोशानी ने इसे झाड़ पिलाई। आप ही अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे? चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो अपना नाखून चबाते हुए परेशानी से पूछने लगी। अपनी सोचों में गुम रोशानी ने नजर उठाकर इसे देखा। मासूम सा चेहरा बिल्कुल कुमला गया था। चेहरे पर तफक्कुर और परेशानी की गहरी परछाइयां थी। इसे बेसाख्ता इस पर तरस आया। तुम फिक्र ना करो, मैं अपने अस्पताल में बात करती हूँ। किसी सीनियर डॉक्टर की अलशिफा अस्पताल में कोई जान पहचान निकल आए तो वहां से इस आदमी का एड्रेस मालूम करने की कोशिश करती हूँ। रोशाना ने तसल्ली अमेज लहजे में कहा। आप ही प्लीज जल्दी करें, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। परीक्षा ने कहा, अल्लाह बेहतर करेगा, बस तुम दुआ करो। वो इसका गाल थपथपा कर धीरे से बोली। इस सूरत हाल ने इसे भी चकरा कर रख दिया था। वो दिन रात एक कश्मकश का शिकार थी। इसे समझ नहीं आ रही थी क्या करे। अजीब दोराहे पर खड़ी हुई थी इसकी जिंदगी। मैं चाहता हूँ तुम मुझ पर एक दोस्त की तरह एतबार करो। कभी ये मत सोचना कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करता। माजी में बोले गए रूहान के जुमले इसका मोहब्बत भरा हौसला बढ़ाता अंदाज याद आता। दिल उकसाता कि सब कुछ रूहान को बताकर हल्की फुल्की हो जाए, लेकिन दिमाग फौरन ही दिल को टपट कर खामोश करवा देता। माजी का खौफ, मुस्तकबिल के अंदेशे, यूसुफ और इसके बारे में कही गई रूहान की बात, दादा जान का जरीन साहिबा की तरबियत पर सवाल उठाना, सब घर वालों की नजरों से गिर जाने का डर। रूहान के सामने सुबकी का एहसास कोई एक वसवसा तो ना था जो इसे लाक था। बस यही सब सोचकर वो रूहान से कुछ कह ना पाती और ये मामला अपने तौर पर हल करने की तगदो में लगी हुई थी। रात के खाने के बाद कुछ टाइम सब घर वालों के साथ गुजार कर वो कमरे में आया तो सुर्ख रंग के ढीले ढाले लिबास में मलबूस रोशानी को किसी गहरी सोच में डूबा पाया। इसे सामने देखकर रूहान के लबों पर दिलनशीं मुस्कुराहट दौड़ गई। शाम को जब वो ऑफिस से आया बस इसी वक्त इससे सरसरी से सामना हुआ था। इसके बाद का सारा वक्त वो नजर ही नहीं आई थी। समन की जबानी पता चला कि वो चचा जान की तरफ गई हुई है। डिनर टेबल पर भी वो खाने की तरफ मुतवज्जा ना थी। बेदिली से चंद लोग में लेकर जल्द ही उठ गई। रोहान को अमेरिका से वापस आए 3 दिन हो चुके थे। इन दिनों में इसने नोटिस किया था रोशानी का ज्यादातर वक्त चचा जान की तरफ गुजरता था। अगर वो घर में मौजूद होती भी तो खामोश खामोश सबसे कटी कटी सी रहती। हालांकि घर में शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी थी, लेकिन इसकी दिलचस्पी इस जानिब बिल्कुल भी नहीं थी। ना ही रूहान के लिए इसके अंदाज में वो पहले जैसी चाहत और वाराफगी चलकती थी, बल्कि रूहान को तो आजकल वो कुछ उलझी उलझी घबराई सी परेशान लगती थी। रंगत भी कुछ पीली सी हो रही थी। खुराक पहले से भी कम हो गई थी।
अभी 1.5-2 महीने पहले तक रुखे रोशन में जो रौनक और शादाबी हमा वक्त छाई रहती थी, आजकल वो मफकूद थी। रोशानी ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ी अपनी स्याह दराज जुल्फों में ब्रश कर रही थी जब इसने पुश से इसे अपने असार में लिया। आप कब आए? वो जो पूरी तरह अपनी सोचों में गर्क थी एकदम चौंक गई। किन सोचों में खोई हुई हो जो मेरे पास आने का भी पता नहीं चला? इसके कान के पास झुकता बुजल सा लहजे में बोला। हो नहीं, कुछ नहीं, एकदम संभल कर बोली। क्या बात है रोज, कोई मसला है क्या? इसका रुख अपनी तरफ करके नरमी से पूछा। क्या आंखें वाल्हाना अंदाज में इसके चेहरे के दिलफरेब नकूश को चूम रही थी। इसके खूबसूरत चेहरे पर बिछे तफक्कुर के जाल को देखकर इसे शिद्दत से महसूस हुआ कि किसी वजह से परेशान है। जब ही इससे पूछ बैठा, रोशानी का दिल धक से रह गया। गोया वो इसके चेहरे से इसकी परेशानी भाप गया था। नहीं, मुझे क्या मसला होगा? वो चेहरे पर दोनों हाथ फेरती, लबों पर जबरदस्ती की मुस्कान से जाकर बोली। तो फिर इतनी खामोश खामोश गुमसुम सी क्यों हो? वो इसका नर्म और नाजुक मोमी सा हाथ अपने लबों से छूते हुए बोला। मैं ठीक हूँ, आपको ऐसी गलतफहमी हो रही है। इसकी गहरी अंदर तक उतरती खोजती निगाहों से खायफ होती इसके हाथ की नरम गिरफ्त से अपना हाथ निकालकर बालों का ढीला सा जूड़ा बनाते हुए रुख मोड़कर धीरे से बोली। रोहान मुतमईन तो नहीं हुआ, लेकिन इसने ज्यादा कुरेदना मुनासिब नहीं समझा, तभी खामोशी से कमरे के पेंसिल लाइट्स ऑफ करके साइड लैंप ऑन करता बेड पर दराज हो गया। अब कहाँ जा रही हो? इसे बेड पर आने की बजाय कमरे से बाहर निकलता देखकर इसने पूछा। मुझे परीक्षा से कुछ काम है, मैं अभी आती हूँ। वो लब कुचलते हुए धीरे से बोली। यार, जो भी काम है सुबह कर लेना प्लीज, इस वक्त मेरे पास आ जाओ। वो हाथ इसकी जानिब बढ़ाते हुए मोहब्बत से बोला। कितने ही दिन हो गए थे उन्होंने एक साथ वक्त नहीं गुजारा था। इस वक्त दिल इसकी कुर्बत पाने के लिए बेताब हो रहा था, इसे महसूस करने के लिए बुरी तरह हमक रहा था। वो इसका बढ़ा हुआ हाथ थाम कर जरा सा बेड पर टिक गई। रात काफी हो गई है, आप थक गए होंगे, आराम करें, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। रोशानी ने इस वक्त जहनी तौर पर इतनी उलझी हुई थी कि इसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से न दे सकी। सपाट से लहजे में जान छुड़ाने वाले अंदाज में बोली। हूँ, वाकई बहुत थक गया हूँ, अब अपनी थकान उतारना चाहता हूँ। वो एकदम इसकी गोद में सर रखकर लेटते हुए इसकी कमर के गिर्द अपने बाजू बांध कर मायने खैजी से बोला। प्लीज, मैंने कहा ना, इस वक्त मुझे जाना है। इससे पहले कि इसकी गुस्ताखियां बढ़ती और वो अपनी मनमानियों पर उतरता, रोशानी ने इसके मजबूत सीने पर अपने नाजुक हाथ रखकर इसे खुद से दूर हटाते हुए रुखाई से कहा और इसका सर अपनी गोद से उठाती एकदम बेड से उठ खड़ी हुई। रोहान तो इसका अंदाज देखकर शशदर रह गया। इसके चेहरे पर शर्मो हया झिझक का शायबत तक न था, बल्कि एक अजीब सी उलझन और बेजारी रकम थी। इससे पहले कि वो कुछ कहता हुए हैरान छोड़कर झपाक से कमरे से बाहर निकल गई, जब कोई वो कितनी ही देर तक पुरसोच नजर से दरवाजे को देखता चला गया जहां से वो निकलकर बाहर गई थी। वो रोशानी के रवैये में अचानक दराई इस तब्दीली की वजह समझने से कासिर था। इसके अमेरिका जाने तक सब कुछ बेहतरीन चल रहा था, बल्कि जब वो अमेरिका में था तब भी वीडियो कॉल पर गुफ्तगू के दौरान रोशानी के अंदाज में इसके लिए एक महसूस कुन चाहत और मोहब्बत थी। लबों पर दिल फरेब शर्मगी मुस्कुराहट खिलती थी। फिर ऐसा क्या और कब हुआ था कि इसके लहजे और अंदाज में इसके लिए इतनी अजनबियत, इतनी बेगानगी दर आई थी? वो न जाने कब तक इन्हीं सोचों में उलझा रहा, यहाँ तक कि नींद की देवी इस पर मेहरबान हो गई। 1 घंटे बाद वो कमरे का दरवाजा आहिस्ते से खोलकर अंदर दाखिल हुई। बेड पर अपनी जगह पर दराज होते हुए एक नजर रोहान पर डाली, जो गहरी नींद सो रहा था। इसे अफसोस हुआ, वो उसकी निगाहों के सब तकाजे समझती थी, अच्छी तरह जानती थी। वो इसकी गुर्बत का ख्वाहा था, लेकिन फिर भी इसका हाथ झटक कर इसे जाना पड़ा। वो भी क्या करती, बात ही कुछ ऐसी थी जो वो परिचय को बताने के लिए बेचैन थी। इसके अस्पताल के एक सीनियर डॉक्टर की कोई करीबी अजीज अशिफा अस्पताल इस्लामाबाद में तैनात थे। इनके तवज्जो से थोड़ी देर पहले रोशानी की वहाँ की एक हेड नर्स से बात हुई थी। नर्स की फराहम करदा मालूमात के मुताबिक जहाँ ये सुनकर शदीद मायूसी हुई कि माज अहमद अमरीका का रिहायशी है, वहीं ये खबर खासी हौसला अफजा थी कि वो भी परिचय को तलाश कर रहा है। यानी वो इसके बारे में बिल्कुल ही लापरवाह नहीं था, बल्कि हादसाती तौर पर जुड़े इस रिश्ते को किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहता था। ये सारी तफसीर सुनकर आज कितने ही दिनों बाद परिचय भी कुछ पुरसुकून हुई थी। रोशानी ने हेड नर्स से तफसीली बात की थी, इन्हें तमाम मामले से आगाह करके अपना नंबर भी दे दिया था ताकि माज अहमद से राब्ता मुमकिन हो सके। रोशानी को अब शिद्दत से माज अहमद के फोन का इंतजार था। सुबह फजर के वक्त रोशानी की आंख खुली तो रोहान अपनी जगह पर मौजूद न था। वो यकीनन नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गया हुआ था। रोहान की बेशुमार अच्छी आदतों में से एक अच्छी आदत ये भी थी कि वो नमाज बाजमात अदा करने की हद्दुल इम्कान कोशिश करता था। वो रात को चूंकि काफी देर से सोई थी, इसलिए इस वक्त नींद से बुरा हाल था।
जल्दी से नमाज अदा करके एक मरतबा फिर बिस्तर में घुस गई। चंद घंटों बाद दोबारा आंख खुली तो कमरा एक मरतबा फिर खाली था। रोहान यकीनन इसे जगाए बगैर ही ऑफिस जा चुका था। शादी के बाद आज पहली मरतबा ऐसा हुआ था। लगता है खफा हो गए, रोशानी ने दिल में सोचते लब भींच कर रह गई। 9 बजने वाले थे, इसे अस्पताल से देर हो रही थी। वो तमाम सोचों को झटकती जल्दी से वॉशरूम में घुस गई। सारा दिन मरीजों में उलझे और अपनी अनगिनत सोचों में डूबे, इसे रोहान को फोन करने का ख्याल ही नहीं आया। सोने पे सुगंध शाम के 4 बजे जब वो अस्पताल से निकल रही थी, हाईवे पर हुआ एक एक्सीडेंट केस आ गया। एक बाराती बस का ट्रक के साथ तसादम हो गया था। कई लोग मौके पर ही जहाँ बहक हो चुके थे। मुतादिद जख्मी थे। अस्पताल में फौरन ही इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सीनियर डॉक्टर्स के साथ इन तमाम जूनियर डॉक्टर्स को भी घर जाने से रोक दिया गया। घर पर फोन करके अपनी ताखीर से पहुंचने की इत्तला देकर वो इमरजेंसी वार्ड में घुस गई। इसकी अपनी तबीयत भी ठीक नहीं थी। सर चकराने के साथ साथ शदीद थकावट और मतली भी महसूस हो रही थी। एक डॉक्टर होने के नाते वो अपनी तबीयत में आए इस बदलाव की वजह खूब अच्छी तरह समझ रही थी, लेकिन जब तक वो अपने तफसीली चेकअप न करवा लेती इस बारे में हतमी तौर पर कुछ कह नहीं सकती थी। इसीलिए इसने घर में किसी से भी अभी इसका बात का तस्करा नहीं किया था, न ही रोहान को कुछ बताया था। इसका इरादा था एक मर्तबा कंफर्म हो जाए फिर ही इसे बताएगी, लेकिन इसकी नौबत ही नहीं आई। परीक्षा वाले मामले की वजह से वो इस बुरी तरह उलझ गई थी कि वो किसी बात का ध्यान ही नहीं रहा। शाम के 7:30 बजे वो थकी हारी घर में दाखिल हुई तो रोहान को ऑफिस से घर आए हुए भी 1.5 घंटा हो चुका था। खिलाफे मामूल पड़ा सलाम जिस वक्त खाली था, सिर्फ समन वहाँ बेटी टीवी पर कोई ड्रामा देख रही थी। थकन के मारे हालत खराब थी। वो जल्द अज जल्द शावर लेकर फ्रेश होना चाहती थी, तभी इससे सलाम दुआ करके सीधे अपने कमरे में चली आई। नीम गर्म पानी से तवील शावर लेकर जरा तबीयत फ्रेश हुई। वो दराज गेसुओं को तौलिए में लपटे वॉशरूम से बाहर आई तो रोहान बेड पर बैठा लैपटॉप सामने रखे कुछ काम में मसरूफ करने में मसरूफ था। इसका संजीदा तनासा अंदाज और माथे पर पड़े बल देख कर रोजाने को एकदम ही गुज़िश्ता रात का मंजर याद आ गया। वो खामोशी से चलते ड्रेसिंग टेबल के सामने चली गई। वो बगैर इसकी आमद का नोटिस लिए अपने काम में मगन रहा। रात को जिस तरह रोशानी ने इसका हाथ झटका था, इसे बहुत बुरा लगा था। सुबह वो अपनी नाराजगी जताता इसे जगाए बगैर बिना नाश्ता किए ही ऑफिस चला गया था। सारा दिन बेइंतहा मसरूफियत के बावजूद लाशऊर तौर पर वो इसके फोन का मुंतजिर ही रहा, लेकिन इसे तो गोया इसकी खफगी की, नाराजगी की, इसके जज्बात और एहसासात की कोई परवाह ही नहीं थी। वो चंद दिन के लिए इससे दूर क्या गया था, वो तो जिसे इसके वजूद को बिल्कुल ही फरामोश कर बैठी थी। इसे गुस्सा आने लगा, अब वो भी इसकी तरफ तवज्जो नहीं होगा। जैसे वो इसकी जात से बेनियाजी बरत रही थी, वो भी वैसा ही रवैया अपनाएगा। यही सब सोचकर वो लैपटॉप खोलकर इंतहाई जरूरी ईमेल करने लगा। जब वॉशरूम का दरवाजा खोलकर वो बाहर आई, इसके साथ वो खुशबू का एक रेला भी बाहर आया था। गोया शैम्पू और बॉडी वॉश की भीनी भीनी खुशबू इसकी सांसों में घुलकर इसके दिल में जज्बे जगाने लगी। रूहानी कनखियों से इसे देखा। वो इसकी तरफ से पुश के ड्रेसिंग टेबल की दराज में से कुछ निकाल रही थी। रॉयल ब्लू कलर की ठीक ठाक फिटिंग के लिबास में इसकी पतली कमर खूब नुमाया हो रही थी। पुश से चिपकी कमीज और भीगे भीगे कोमल सरापा एक अलग ही मंजर पेश कर रहा था। सीने में मुकीद रूहान का दिल बड़ी जोर से डोला। एहसास मलकियत बुरी तरह हावी होता दिल में मचलते जज्बात को शेर देखकर मजीद उभारने लगा। मर्द के लिए अल्लाह ताला ने औरत से ज्यादा खूबसूरत चीज बनाई ही नहीं। सारी दुनिया से लड़कर जीत जाने वाला मर्द अपनी पसंदीदा औरत के सामने हार जाता है। यही कुछ इस वक्त रूहान के साथ हुआ। इसके सामने इसकी महबूब बीवी इसके दिल की मकीन खड़ी थी। इसका दिल इसकी मोहब्बत से लबरेज था। वो भला कैसे इसे नजरअंदाज कर सकता था। इसे खुद पर चढ़ाया नाराजगी का खोल चढ़ाता महसूस हुआ। दिल बुरी तरह मचलता इसकी जानिब हमकने लगा, लेकिन वो इतनी आसानी से अपनी हार तस्लीम नहीं करना चाहता था। तभी बुरी तरह तड़पते दिल को जोरदार डांट पिलाकर खामोश करवाते तनस्ता इसकी तरफ देखने से इज्तनाब बरतता अपनी तवज्जो एक मरतबा फिर लैपटॉप की जानिब मबजूल कर गया। दूसरी जानिब अपने नाजुक मोमी हाथों पर लोशन मलते हुए रोशानी ने ड्रेसिंग टेबल के आईने में नजर आते इसके अक्स को देखा। माथे पर गिना स्या सिल्की बाल गिराए गिरे ट्रे शर्ट और डार्क ग्रे चेक के ट्राउजर जैसे आम से लिबास में भी वो बिलाखिर खूबरू लग रहा था। वो जिसकी मौजूदगी में और कहीं देखता ही नहीं था, आज इसे ऐसे फरामोश किए बैठा था कि एक दफा भी नजर उठाकर इसकी जानिब नहीं देखा था, ना ही इसे मुखातिब किया था। गोया ये इसकी तरफ से नाराजगी का मासूम सा इजहार था। रोशानी को इस पर शिद्दत से अपनी कोताही का एहसास हुआ। पिछले चंद दिनों से इसे अपनी उलझनों में उलझकर वो वाकई इसके साथ ज्यादती कर रही थी। इसका रूठा रूठा अंदाज देखकर रोशानी के लबों पर
धीमी सी मुस्कुराहट दौड़ गई। अपने रूठे पिया को कैसे मनाना है वो खूब अच्छी तरह जानती थी। इसने चंद कदम पीछे बेड के पास रोहान के बिल्कुल करीब जाकर बालों में लिपटा तौलिया बीच खींच कर निकाला और एक झटके से बालों को कमर पर फेंका। कितने ही शबनमी कतरे इन मशकों जुल्फों से टपक कर रूहान के चेहरे पर जा गिरे। वो जो पहले इतनी देर से अपने दिल में पनपते जज्बात पर वो मुश्किल बंद बांधे बैठा था, एकदम खुद पर जब्त खोते हुए लैपटॉप साइड पर रखकर इसका हाथ पकड़कर इसे अपनी तरफ खींचता खुद पर गिरा गया। रोशानी जो ढीली सी खड़ी थी किसी कचीली डाल की तरह मानंद इसके चौड़े चकले मजबूत सीने पर आ पड़ी। ठंडा मुलायम गुलाबों सा वजूद रोहान के सीने से क्या लगा, इसको सुकून मिल गया। वो पूरी शिद्दत से इसे खुद पे भेज गया, जबकि अपनी पोजीशन देखकर और इसकी पुरहिद्दत हाथ अपने पुश पर महसूस करके रोशानी का चेहरा पल में सुर्खीमाइल हुआ। दराज मुशकबाज जुल्फे कुछ पुश पर और कुछ रोहान पर बिखरी हुई थी। क्या हरकत थी ये। रोहान इसके वजूद से उठने वाली दिलफरेब महक के हसार में मुकीत हुए इसके गुलाबों की पंखड़ियों जैसी नाजुक गुलाबी लबों पर नजरें जमाए बोला, जज्बात की शिद्दत से लहजा आप ही आप खुमार आलूद हो गया था। निगाहों में एक नशा सा उतरने लगा था। बाहों में लिपटे नर्म नाजुक वजूद का केफागी सुरूर इसके रग रग में एक मस्ती जगा रहा था। कुछ कौन सी हरकत। रोशानी ने तजाहिल आरफाना से काम लेते सिया घनेरी पलकों की बाढ़ जरा सी उठाकर गुलाबी लब का कोना दांतों में दबाते अपनी बेख्तियार उमड़ती मुस्कुराहट रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए आईब्रो उचका कर पूछा। रोहान ने आंखें तिरछी करके उससे घूरा, यही अभी जो मुझे लुभाने की अपनी जाल में फंसाने की कोशिश की थी, इसके बारे में पूछ रहा हूँ। इसके लब को दांतों की गिरफ्त से आजाद करवाते हुए वो जल भीगी लहजे में बोला, तो आप ना लुटते ना फंसते मेरे जाल में। वो शरारती से मुस्कुराते लहजे में एक अदा से बोली। रोहान के चेहरे पर सजे मोहब्बत के दिलपजीर रंग, आंखों से छलकता वाल्हानापन और इसके अंदाज की बेकरारी इसे खूब मजा दे रही थी। अगर कोई खुद शख्स खुद पर कंट्रोल कर रहा हो तो इसके सब्र को आजमाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो किसी भी वक्त बहक सकता है। जज्बात की शोरीदगी से बोझ गंभीर लहजा और आंखों में पुरतपिश सी लपक लिए वो अपना लहजे में कहता, एकदम करवट लेकर इसे अपने नीचे करता। इसकी दूधिया बेदाग शफाफ सुराहीदार गर्दन पर झुक गया। हटे प्लीज। थोड़ी देर बाद वो इसकी तरफ से सुलगते लबों की शिद्दत में लम्ब से पागल होती इसे खुद से दूर हटाती। इसकी नजरों की गर्माहट से पिघलते हुए हया से बोझल लहजे में धीरे से बोल पाई, जबकि दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था कि लगता था किसी भी वक्त सीने की दीवारें तोड़कर बाहर आ जाएगा। तुम्हें कुछ एहसास है पिछले 3 दिनों से कितनी ज्यादती कर रही हो तुम मेरे साथ। इसके भीगे नम वजूद को इस्तेकाक हमें नजरों से देखता है निगाहें चुराने पर मजबूर कर गया। जानती भी हो तुमसे एक पल की दूरी भी भारी पड़ती है मुझ पर, फिर भी कितना तड़पा रही हो मुझे। आंखों में भरे खुमार के रंग अनगिनत जज्बे झलकाता बेबाक लबो लहजा रोशानी दम साध गई। पहले भी कहा था तुमसे चाहे सारा दिन वहां गुजारो, मगर मेरे घर आने के बाद एक लम्हे के लिए भी मेरी आंखों से ओझल ना हुआ करो। रोशानी बमुश्किल अजबात में सर हिला सकी। दैट्स लाइक माई वाइफ। इसके लबों को नरमी से अपने लबों से छूकर पूरी तरह इसके वजूद में गुम होते हुए धीरे धीरे इसकी नरमाहट खुद में जज्ब करते क्या बजा इस्तेकात के फूल खिलाता चला गया। इसके लम्ह से पागल होती हयात की ज्यादती से वो खुद को गंग होता महसूस कर रही थी, जबकि इसकी सरशारी और खुमारी लम्हा बलम्हा बढ़ती जा रही थी। इसकी आंख खुली तो सुबह काजिब की निशानियां नमूदार हो चुकी थी। सूरज की नरम गर्म किरणें चार सुफेल कर कुराए अर्ज को मुनव्वे कर रही थी। ठंडी हवा के खुशगवार झोंके खिड़की से अंदर आ रहे थे। चिड़ियों के चहचहाने की मीठी नर्म आवाजें कानों में रस घोल रही थी। कुछ पल बाद जो हवाज बेदार हुए तो खुद को रूहान की बाहों की सख्त गिरफ्त में कैद देखकर इसके लबों पर शर्मगी मुस्कुराहट दौड़ गई। इसने आहिस्ता से करवट मोड़कर रुख इसकी तरफ किया और नींद के खुमार से बोझल खूबसूरत जानिसार नजरों से इसके खूबरू चेहरे को तकती चली गई। खूबसूरत गहरी सी आंखें जो इस वक्त बंद थी, का खड़ी मगरू नाक, भरे भरे उनाबी लब, माथे पर बिखरे सिया चमकदार बाल। बेशक वो खूबरू था, बेहद खूबरू। रोशानी का दिल फखर से भर गया। वो खूबरू मर्द ना सिर्फ इसका था बल्कि पूर इसकी मोहब्बत में डूबा, सही मायनों में इसके पीछे पागल हुआ, इसका दीवाना था। इसे खुद पर रश्क आया। लबों की तराश में खूबसूरत मुस्कुराहट दौड़ गई। इसे पुरसुकून होकर सर इसके सीने पर
रख कर एक बार फिर आंखें मूंद ली। रूहान नींद में ही इस पर अपनी गिरफ्त मजबूत करता इसे जोर से सीने में भेज गया। तभी बेड पर साइड टेबल पर रखा रोशानी का फोन जोर जोर से वाइब्रेट हुआ। वो नजरअंदाज करके लेटी रही, लेकिन चंद ही लम्हों बाद एक मरतबा फिर घूं घूं की आवाज ने कमरे की खामोशी पर सुकून माहौल में इर्तियाश पैदा किया। तो इस बार वो नजरअंदाज न कर सकी और हाथ बढ़ाकर फोन उठा लिया। जैसे ही फोन ऑन करके स्क्रीन पर नजर डाली, इसकी नींद भग से उड़ी। परिचय की 19 मिस्ड कॉल देखकर आंखें यकदम पूरी तरह खुल गई। वो रात भर वक्फे वक्फे से कॉल करती रही थी, तो मैसेजेस भी भेजे थे। इसके चेहरे पर तफक्कुर की लकीरें नुमायां होने लगी। इसने चंद लम्हों का व्हाट्सएप पर आया इसका मैसेज क्लिक करके फोन कान से लगाया। आप ही बहुत बड़ा मसला हो गया। रात को बाबा ने इस प्रपोजल के बारे में रूहान भाई से मशवरा किया था। अब पता नहीं क्या होगा। रूहान भाई से कोई बात हुई आपकी? मैं बहुत परेशान हूँ, आप प्लीज मेरे पास आ जाएं। इसके आंसुओं की आमेजिश लिए बोझल रुंधी हुई आवाज में बेरब जुमले सुनकर रोशाने को शिद्दत से इसकी परेशानी का एहसास हुआ। आखिर वही हुआ था जिसका डर था। कल कुछ तो थकन थी, कुछ रूहान की नाराजगी की परवाह। वो बावजूद चाहने के शहीद साहब की तरफ चक्कर नहीं लगा सकी थी। इस लम्हे से खुद पर गुस्सा आया। वो कैसे अपनी जिंदगी में मगन होकर अपनी मासूम बहन की हैसियत फरामोश कर बैठी थी। वो कितनी परेशान होगी, खुद को कितना अकेला महसूस कर रही होगी, जो रात भर जागती रही थी। इसका दिल दुख से भर गया। डोंट वरी गुड़िया, आई एम कमिंग इन 15 मिनट्स। परिचय के नंबर पर मैसेज भेजकर इसने अपने गिर्द लिपटे रूहान के बाजू हटाए। यकीनन वो गहरी नींद में था। फौरन ही करवट बदल गया। वो आहिस्तगी से बेड से उठती, ड्रेसिंग रूम से अपने कपड़े लेती, जल्दी से वॉशरूम में घुस गई। वो निखरा सुथरा ग्रेश ब्लू पैंट और ऑफ व्हाइट शर्ट में मलबूस ड्रेसिंग से मिरर के आगे खड़ा मैचिंग टाई बांध रहा था जब वो दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हुई। सुबह बखैर जिंदगी। सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? वो आईने में नजर आते इसे के अक्स को देखकर खुशदिली से मुस्कुरा कर बोला, कल बाबा ने आपसे परीक्षा के लिए अतीक अंकल के बेटे के प्रपोजल का जिक्र किया था। वो उसे मॉर्निंग विश करने या इसके सवाल के जवाब देने के बजाय सपाट से अंदाज में इसके पास आकर बोली। रोहान ने नजर उठाकर बगौर इसे देखा। इतनी पुरकैफ रात के बाद इसका इतना गैर मामूली संजीदा अंदाज। हूँ, क्या था? इसने शर्ट का कॉलर नीचे करते हुए जवाब दिया। फिर आपने क्या कहा? इसने तेजी से पूछा। कहना क्या है, सालों से मुरासिम है इन लोगों से। लड़का भी अच्छा है, परीक्षा के लिए मुनासिब रहेगा। मैं अपने तौर पर लड़के के बारे में मालूमात करवा कर इत्मीनान कर लूं, फिर इन्हें मस्बत जवाब दे देंगे। इसने टेबल से परफ्यूम उठाकर खुद पर स्प्रे करते हुए तफसील से बताया। आप बाबा को मना कर दें, इनसे कहें आप नहीं चाहते परीक्षा की शादी यहाँ हो। वो इसकी बात सुनकर बेचैन होती हुई जल्दी से बोली। रोहन ने बगौर इसके अंदाज देखे वो किसी बात पर उलझी हुई है, हर दर्जा परेशान है। इसे इस वक्त पक्का यकीन हुआ। क्यों? मैं बिला वजह ऐसा क्यों कहूँ? इसने आईब्रो उचका कर पूछा। क्योंकि मैं नहीं चाहती परीक्षा की शादी वहां हो, इसने तेजी से कहा। तुम क्यों नहीं चाहती? वजह? अब वो पलट कर बेड पर रखा अपना कोट पहन रहा था। गहरी नजरों से इसे देखते हुए सवाल किया। कोई वजह नहीं, बस मैं नहीं चाहती। आप पापा को मना करते प्लीज। वो इसके अंदर तक उतरती नजरों से खायफ होते हुए बोली। रोहान 2 कदम चलकर इसके पास आया और इसका हाथ थामकर नरम से लहजे में बोला। रोश, मैं कई दिन से देख रहा हूँ तुम बहुत परेशान हो, किसी बात पर उलझी हुई हो। क्या बात है? तुम मुझसे बिला झिझक शेयर कर सकती हो। अंदाज हौसला बढ़ाता हुआ था। कोई बात नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कुछ अरसे तक परीक्षा की शादी का ख्याल छोड़ दिया जाए। बाबा आपकी बात को बहुत अहमियत देते हैं। आप इन्हें मना करेंगे तो वो मान जाएंगे। इसने अपना मौका वाजे किया। चाचा जान की ख्वाहिश कौन सी गलत है? फिर वो अभी से निकाह करना चाह रहे हैं, अच्छा भला रिश्ता है। वो लोग बहुत चाहत से परीक्षा का हाथ मांग रहे हैं। मुझे समझ नहीं, इसने रसान से कहा। आपको समझ क्यों नहीं आ रही? मैंने आपसे कहा ना, मैं नहीं चाहती अभी परीक्षा की शादी या निकाह हो। वो एक झटके से हाथ इसकी गिरफ्त से निकालती इसकी बात कितना करते हुए तुरशी से बोली। रूहान के माथे पर बल पड़े। ये क्या तरीका है बात करने का? इसने बरहमी से कहा। आप मेरी बात मान ही नहीं रहे। मैं कह रही हूँ बाबा को कायल करें, अभी कुछ साल तक परीक्षा की शादी का ख्याल दिल से निकाल दें। वो बहुत कम उम्र है अभी। वो झंझला कर बोली। जब तक तुम मुझे असल वजह नहीं बताओगी, मैं क्यों तुम्हारी बेवकूफी में तुम्हारा साथ दूं? वो भी झल्लाया। रोशानी से देखकर लब कुचलने लगी। जिस तरह वो इसकी हर बात बआसानी मान लेता था, इसे उम्मीद नहीं थी कि इस मामले में वो इतनी जिरह करेगा। रोहान चंद लम्हे गहरी नजरों से इसे देखता रहा, फिर इसका लब दांतों की गिरफ्त से आजाद कराते हुए नर्म से लहजे में बोला।
मियाँ बीवी के रिश्ते की बुनियाद ही भरोसे पर होती है। मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मुझ पर एतबार करोगी। रोशानी ने झुकी नजरें उठाकर इसकी आंखों में झांका जहां सच्चाई नजर आ रही थी। दिल ने कहा कि इस पर एतमाद करके इसे तमाम तर हकीकत से आगाह कर दे, लेकिन दिमाग ने फौरन ही दिल की तजवीज रद्द कर दी। कोई बात नहीं है, वो नजरें चुरा कर बोली। रोहान को दिली अफसोस हुआ, यानी वाकई वो इसे काबिल एतबार नहीं समझती थी, इस पर भरोसा नहीं करती थी। ओके, एज यू विश। इसके लहजे में भी खुरदुराहट दर आई, जबकि आंखों से अफसोस झलक रहा था। वो लैपटॉप का बैग उठाकर कमरे से बाहर निकलने लगा। आप आज ही पापा को इनकार कर दीजिएगा, वो इसके पीछे आते हुए जल्दी से बोली। मैं चाचा जान को हरगिज भी इनकार नहीं करूंगा, बल्कि एक दो रोज में सड़के के बारे में मालूमात करवा कर चाहूंगा कि ये फरीजा जल्द अज जल्द अंजाम दे दिया जाए। वो दो डॉग को लेजे में बोलता कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा गया। आप इस तरह कैसे कर सकते हैं? रोशानी को इससे इस दर्जा बेमरवती की उम्मीद ना थी। वो बेयकीनी से बोली। रोहान ने गहरी सांस खारिज की और कदम चलता इसके पास आकर बोला, क्या परीक्षा कहीं और शादी करना चाहती है? वो किसी और में इंटरेस्टेड है। इसे रोशानी की इतनी कतईयत से इस रिश्ते से इनकार करने की यही वजह समझ आ रही थी। इसकी बात सुनकर यकयक रोशानी के चेहरे पर सख्ती छा गई। हम बहनें अगर शादी से इनकार करें तो आपको हमेशा एक यही वजह क्यों लगती है कि हम कहीं और इन्वॉल्व हैं? हमारे इनकार के इसके अलावा भी कोई और वजह हो सकती है। वो चुपते हुए लहजे में बोली। हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ, क्या वजह है, बताओ मुझे। कोई वजह नहीं है, इसका एक ही रट थी। रोहान जबड़े भींच कर रह गया। बस तो फिर भूल जाओ कि मैं चचा जान के सामने इस रिश्ते की मुखालफत करूंगा, वो रुखाई से कहता रोशानी को कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर अगले ही लम्हे कमरे से बाहर निकल गया। अपनी बेबसी महसूस करके इसने गुस्से से बंद दरवाजे पर लात मारी थी। ये तो तय था कि रोहान तमाम हकीकत जाने बगैर इस मामले में इसका साथ नहीं देगा और इसे तमाम सच से आगाह कर दिया जाए। ऐसा वो हरगिज भी नहीं कर सकती थी। अब क्या किया जाए, इसका जहन तेजी से सोच विचार में मशगूल हो चुका था। इस वक्त वो परीक्षा के कमरे में मौजूद थी। अभी उन्होंने इस्लामाबाद अस्पताल फोन करके सिस्टर जीना से बात की थी। माज अहमद ने फिलहाल वहां राब्ता नहीं किया था। परीक्षा खामोशी से बैठी फर्श को घूर रही थी, जबकि रोशानी परेशान सी कमरे में टहल रही थी। इस मसले का कोई हल इसे समझ नहीं आ रहा था। अब तो सोच सोच कर दिमाग शल हो चुका था। आपको नहीं लगता हमें सब कुछ रोहान भाई को बता देना चाहिए? हो सकता है वो हमारी मदद कर सके। आखिर वो साल हर साल अमेरिका में रहे हैं, कितनी वाकफियत, कितनी जान पहचान होगी इनकी। कब से रोनी सूरत बनाकर बेटी परीक्षा ने कहा। रोशानी ने टेलीफोन नसीब में सर हिलाया। मैं इनसे ये मामला डिस्कस नहीं कर सकती। मत भूलो अलीजे आपी की वजह से हम दोनों बहनों का किरदार भी मशकूक हो चुका है। तुम इतनी बेवकूफ हो कि एक अनजान राह चलते आदमी से निकाह पढ़वा कर बैठ गई। इस बात पर तुम्हारी बेवकूफाना हद तक मासूमियत पर वो तो क्या कोई भी यकीन नहीं करेगा। फिर अब हम क्या करें? वो न जाने अब कब अस्पताल में राब्ता करें। अगर एक दो दिन में रोहान भाई ने बाबा को ग्रीन सिग्नल दे दिया तो? इसने अपनी उंगली का नाखून दांतों से चबाते हुए परेशानी से पूछा। अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह हम अपना मसला खुद हल करेंगे। तुम आर्ट पढ़ रही हो, आर्टिस्ट हो, इस आदमी की शक्ल तो तुम्हें याद होगी। तुम इसका स्केच बनाओ, हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए इसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। काफी सोच विचार के बाद बिलाखिर इसे कदरे बेहतर राह सुझाई दी थी। परीक्षा खामोशी से इसकी शक्ल देखती रह गई। क्या खुदा का वास्ता तुम्हें अब ये ना कह देना कि तुमने इसे देखा भी नहीं? इसकी खामोशी महसूस करके रोशा ने बुरी तरह कराई। नहीं, अब ऐसी भी बात नहीं, देखा तो था। परीक्षा झेम कर हल्की सी आवाज में मिनमिनाई। अब इसे क्या बताती, दिन रात सोते जागते आठवां पहर इस जालिम की शबीह तो निगाहों के पर्दे पर इस तरह चिपकी रहती थी कि कभी एक पल के लिए भी ओझल नहीं हुई थी। इसका नक्श नक्श इसके दिल दिमाग पर इस बुरी तरह छप चुका था कि वो आंखें बंद करके इसका सरापा तराश सकती थी। एक ऑफिशियल डिनर को भुगता था। वो घर आया तो रात के 10:15 बजने वाले थे। डिनर किया जा चुका था। रोशाना और समन के अलावा सब लाउंज में ही महफिल जमाए बैठे थे। वो थोड़ी देर सबके साथ बैठकर फौरन ऊपर चला आया। आज का दिन बहुत मसरूफ, बहुत थका देने वाला गुजरा था। सुबह से लगातार एक दो मीटिंग और फिर ये डिनर। इस वक्त वो फ्रेश होकर आराम करना चाहता था। अपने कमरे में आया तो खाली कमरा इसका मुंह चढ़ा रहा था। रोशाना हस्बे तवक्का कमरे में मौजूद नहीं थी। शोहर सारा दिन का थका हारा घर आया है, लेकिन लड़की को जरा परवाह नहीं, वही मैके में घुसी बैठी होगी। बेड पर बैठकर जूते उतारते हुए गर्दन झटक कर वो जोर से बड़बड़ाया। कल सुबह ही हुई बहस के बाद से वो दोनों एक ही दूसरे से बस जरूरतन बात कर रहे थे। इसकी हठधर्मी देखते हुए रोहान ने सोच लिया था
وہ اس بارے میں جلد از جلد پریشا سے بھی تفصیلی بات کرے گا، اس سے اصل معاملہ جاننے کی کوشش کرے گا۔ پتہ نہیں کب کمرے میں آئے گی، اس نے پینٹ سے کھینچ کر بیلٹ نکالتے ہوئے سوچا۔ صبح سے انہیں نہیں دیکھا تھا، دل کی حالت بہت خراب تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے اپنا فون اٹھایا، روشانے کا نمبر ملاتا ہوا ایک ہاتھ شرٹ کے بٹن کھولتا ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ بیل کی آواز کہیں آس پاس ہی سنائی دے رہی تھی۔ اس کا فون سامنے ٹیبل پر رکھا دیکھ کر اس کا موڈ بری طرح بگڑا۔ وہ 2 قدم چلتا ہوا آگے آیا، اسکرین پر بلینک ہوتے اپنے نمبر کے ساتھ ڈسپلے ہوتا نام دیکھ کر اس کی پیشانی پر فوراً بل پڑے۔ رگیں غصے سے تن گئی۔ اس نے کال کاٹ کر پٹکنے والے انداز میں ٹیبل پر فون رکھا۔ کلو، یہ عزت ہے اس کی نظروں میں میری، سب میرا لاڈ پیار کا نتیجہ ہے۔ دانت پیستے ہوئے شدید تیش کے عالم میں بڑبڑایا اور اپنے کپڑے نکالنے کے لیے وارڈروب کھولی، لیکن اندر رنگ برنگے زنانہ ملبوسات لٹکے دیکھ کر احساس ہوا کہ وہ بے-دھیانی میں روشانے کے وارڈروب کھول گیا۔ اس نے جھلاک الماری کا پٹ بند کیا، تب اس کے قدموں میں ایک بڑا سفید کاغذ آ کر گرا۔ اس نے وارڈروب میں واپس رکھنے کے لیے جھک کر کاغذ اٹھایا، جب اس کی نظر کاغذ کی دوسری سائڈ پر بنی شبیہ پر پڑی، چند لمحوں کے لیے وہ بھونچ کر رہ گیا۔ سیکنڈوں میں اس کے ذہن نے پہچان کے مرحلے طے کیے تھے، تحیر کے مارے پل بھر میں اس کی پنبیں اکٹھی ہو گئی تھی۔ سفید کاغذ پر جھلملاتا سیاہ پینسل سے تراشا وہ عکس کسی اور کا نہیں، اس کے دوست، اس کے جگری یار احمد کا تھا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ وہ عکس اس کی بیوی کی الماری میں کیا کر رہا تھا؟ وہ پرسوچ نظریں اس پورٹریٹ پر جمائے کھڑا تھا، جب نظر تصویر کے کونے میں لکھے پریشے پر پڑی۔ آرٹسٹ جب کسی کا پورٹریٹ یا کوئی منظر بناتا ہے تو عادتاً اپنا نام اپنی تخلیق کے نیچے ضرور لکھتا ہے۔ ایسے ہی پریشے نے بھی معاذ کا پورٹریٹ بنا کر اپنا نام لکھا تھا۔ یکایک اس کے ذہن میں کوندا سا لبکا، پریشا اور احمد۔ اس کے لبوں نے بے آواز جنبش کرتے دونوں کا نام باہم پکارا۔ احمد کے کہے جملے ذہن میں تازہ ہوئے۔ بہت معصوم ہے وہ، بہت سادہ اور کم عمر، آج کل کی لڑکیوں سے یکسر مختلف۔ وہ بہت جلدی پریشان ہو کر رونا شروع کر دیتی ہے۔ وہ اسلام آباد کس شہر سے آئی تھی؟ میں نے تو اس سے یہ تک نہیں پوچھا تھا۔ اس کے لب بے ساختہ گول ہوئے، ماتھے پرسوچ لکیریں ابھر آئیں۔ اسے روشانے کی بے کلی و بے پریشانی کی وجہ سمجھ میں آنے لگی۔ یکدم ساری گتھی سلجھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے وارڈروب کھول کر پورٹریٹ واپس رکھا اور ٹیبل پر رکھا اپنا فون اٹھا کر سراج سے احمد کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو۔ چند لمحوں بعد ہی احمد کی گمبھیر آواز سنائی دی۔ جس لڑکی سے تیرا نکاح ہوا ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس کے ہیلو کہتے ہی اس نے فوراً اختصار کیا۔ کیا؟ احمد شاید اس کا سوال سمجھ نہیں سکا تھا۔ میں نے پوچھا تیری بیوی کا نام کیا ہے؟ وہ اپنی فون کی گیلری میں موجود اپنی شادی کی چند تصاویر میں سے پریشا کی تصویر تلاش کرتے ہوئے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے جمع کر بولا۔ احمد کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ روحان کا اس طرح فون کر کے ایک دم ہی لڑکی کا نام پوچھنا اور اس کے لہجے میں چھپا دبا دبا سا جوش اسے بہت سے خوشنما خواب دکھانے لگا۔ پریشا، اس نے ایک جذب کے عالم میں اس کا نام ادا کیا۔ روحان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ لڑکی کے باپ کا نام؟ اس نے ایک تصویر جس میں پریشا کا چہرہ ذرا واضح تھا سلیکٹ کرتے ہوئے اگلا سوال پوچھا۔ شہیر مرزا۔ احمد نے جیسے ہی کہا روحان ہنس پڑا۔ اگلے پل تصویر احمد کے نمبر پر سینڈ کی۔ ہوا کیا ہے؟ کیا تجھے اس کا کوئی کلو ملا ہے؟ احمد نے بے چینی سے پوچھا۔ تجھے ایک تصویر واٹس ایپ کی ہے، جلدی سے دیکھ کر بتا، کیا یہی لڑکی ہے وہ؟ روحان نے کھنکتے لہجے میں کہا۔ لمحے کی چوتھائی میں احمد نے واٹس ایپ پر کلک کیا تھا، اگلے ہی لمحے وہ حیرت کی زیادتی سے اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑا ہوا۔ ہاں یہی ہے، لیکن یہ تجھے ملی کہاں؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ کمینے، تجھے نقب لگانے کے لیے میرا ہی گھر ملا تھا، وہ زور سے قہقہہ لگا کر خوشی سے لبریز لہجے میں بولا۔ اتنے دنوں کی ساری کلفت پل بھر میں دور ہو گئی تھی۔ اب وہ احمد کو ساری تفصیل سے آگاہ کر رہا تھا۔ تمام حقیقت کا علم ہونے کے بعد وہ گہرے صدمے کی لپیٹ میں تھا اور روشانی کی بے اعتباری سے بری طرح ہرٹ ہوا تھا۔ یہ خیال ہی اسے تل تل مار رہا تھا کہ وہ اس پر اعتماد نہیں کرتی، اسے اس قابل نہیں سمجھتی کہ اپنے مسائل اس سے شیئر کر سکے۔ اس نے کتنا پوچھا، کتنا اصرار کیا تھا، اسے اعتماد میں لایا تھا کہ وہ بلا جھجک اس سے اپنی پریشانی بانٹ لے، لیکن وہ اس طرح رازداری برت رہی تھی جیسے وہ کوئی غیر ہو۔ جب سے شادی ہوئی تھی اس نے اپنی بے تحاشا محبت اور چاہت یہ لٹائی تھی اس لڑکی پر، لیکن پھر بھی نہ جانے اس کے پیار میں کیا کمی رہ گئی تھی جو وہ اس پر بھروسہ کرنے سے قاصر تھی۔ ابتدائی جھٹکے سے سنبھلنے کے بعد اس کی یہ صدماتی کیفیت غصے میں بدل گئی۔ اسے رہ رہ کر پریشا اور روشانے پر غصہ آ رہا تھا۔ پریشا تو خیر نہ سمجھ تھی، روشانے کو تو عقل کرنی چاہیے تھی۔ اتنی بڑی بات ہو گئی اور اس نے گھر میں کسی کو مطلع کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ آخر وہ لڑکی خود کو سمجھتی کیا تھی؟ اگر اسے روحان پر اعتماد نہیں تھا تو چچا جان یا چچی جان کو ہی بتا دیتی۔
वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है था कि इत्तेफाकिया तौर पर ही वो तमाम हकीकत से आगाह हो गया था। इसी गुस्से और खफगी में रोशानी की बेदबानी से घायल रोहान ने फैसला किया कि वो भी इसे सच से आगाह नहीं करेगा, नहीं बताएगा कि वो इसके राज से बाखबर हो चुका है। जब वो इसे काबिल एतबार ही नहीं समझती थी तो वो क्यों इसे बताता कि वो इसकी परेशानी से आगाह हो चुका है। इसका इरादा सब घर वालों से परीक्षा के लिए अहमद के रिश्ते की बात करके अहमद को एकदम इस बेवकूफ लड़की के सामने लाकर इसके सरप्राइज देने का था, जो खुद को अकल कुल समझती थी। रोशानी ने जले पेड़ की बिल्ली की तरह कमरे के बाहर टहल रही थी। घंटा भर से रोहान घर के तमाम बड़ों के साथ कमरा बंद किए मीटिंग करने में मसरूफ था। इसकी बेचैनी और बेकरारी हद से सवा थी। मुसीबत ये थी कि वो अंदर भी नहीं जा सकती थी कि वो बाकायदा कमरा लॉक किए बैठा था। न जाने वो सबके साथ मिलकर क्या खिचड़ी पका रहा था। सोच सोच कर इसका दिमाग पिलपिला हो रहा था। एक तो आज सुबह से ही इसकी तबीयत बहुत खराब थी। शदीद कमजोरी महसूस करने के अलावा बार बार उबकाई आ रही थी। कई दफा तो ऐसा लगा आंतें बाहर आ जाएंगी। इसकी हालत दादी जान और मुनीरा साहिबा को भी खूब समझ आ रही थी। दोनों चेहरे पर मायने खेज मुस्कुराहट लिए निसार होती नजरों से इसे देख रही थी। शाम को दादी जान के कमरे में बैठी इनके और ताई अम्मी के साथ समन के ससुराल वालों को दिए जाने वाले तहाइफ के बारे में बातचीत कर रही थी, जब उल्टी किसी कैफियत महसूस करके मुंह पर हाथ रखती एकदम वॉशरूम भागी। मुनीरा, मिठाई मंगाओ बच्चे, मुझे तो खुशखबरी लगती है। वो निढाल से चेहरा पोंछती वॉशरूम से बाहर आई तो दादी जान इसकी बलाएं लेते हुए खुशी से खनकते लहजे में बोली, वो गड़बड़ा गई हैं रोशानी, क्या वाकई में मैं दादी बनने वाली हूँ? मुनीरा साहिबा ने खुशी से लबरेज लहजे में पूछा। इसे टूट कर हया आई। चेहरा शर्म से तप कर भाप छोड़ने लगा। पता नहीं ताई अम्मी, मैं एक दो दिन में अपना तफसीली चेकअप करवाती हूँ। नजरें झुकाए झुकाए शर्मीले से लहजे में बोली, मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए। मैं तुम्हारी बता रही हूँ मुनीरा, खैर से तुम दादी बनने वाली हो और मैं परदादी इंशाअल्लाह। दादी जान बगौर रोशानी के चेहरे को देखते हुए बोली, इसके थोड़ी से सीने से जा लगी। हाँ, अंदाजा तो मुझे भी हो रहा है अम्मा, लेकिन बेहतर है रोशानी एक दफा तमाम जरूरी टेस्ट और मुकम्मल मुआयना करवा ले। उन्होंने कहा तो दादी जान भी ताईदन सर हिला गई। वो नजरें झुकाए खुशकिन ख्यालों में खो गई। इसकी औलाद, इसके वजूद का हिस्सा, कितना दिल को छूता हुआ, दिल को गुदगुदाता एहसास था ये। सोच कर ही चेहरा हसीन रंगों से अट गया था। वो अपनी सोचों में डूबी थी। कुछ खबर ना थी दादी जान और ताई अम्मी क्या बात कर रही है। जब रोहान की बोझल भारी आवाज सुनकर चौंकी। वो दादी जान और ताई अम्मी को जरूरी बात करने के लिए ड्राइंग रूम में बुला रहा था। रोशा ने जब तक इसकी बात समझी वो कमरे से जा भी था। ऐसा भला पहले कब हुआ था कि रोशाने सामने हो, रोहान इसको नजरअंदाज कर दे या इस पर एक निगाह गलत भी न डाले। इसका दिल दुखा, वो लब भेज कर सर झटक गई। आज तीसरा दिन था दोनों के दरमियान अजीब सी सर जंग जारी हुए। रोशाने तो इसकी बेमुरवती पर अपना साथ ना देने पर इससे खफा थी। वो न जाने क्यों मुंह बनाए इससे खफा हुआ घूम रहा था। वो समझने से कासिर थी। सच तो ये था तमाम तर परेशानी के बावजूद रोशानी को इसके रवैये का बदलाव और सर्द मेहरी ना सिर्फ पूरी तरह महसूस हो रही थी, बल्कि इसने लाख सर झटका लापरवाही का तासुर देते हुए आई डोंट केयर की पॉलिसी पर अमल पैरा होना चाहा। लेकिन वो जो हमेशा इसे खुद पर बेतहाशा प्यार मोहब्बत निछावर करती देखती आई थी, इन गुजरे चंद माह में इसकी वारस्तगी और चाहत की बुरी तरह आदी हो चुकी थी। अब इसका खुद से बेगाना रवैया और लिया अंदाज इसे बहुत बुरी तरह चुभ रहा था। गो कि वो दोनों एक दूसरे से थोड़ी देर बहुत बातचीत कर रहे थे, लेकिन फिर भी एक महसूस की जाने वाली अजनबियत दोनों के माबेन हायल हो गई थी। कल रूहान से बात करने के बाद अहमद इतना उतावला हुआ कि सब काम मैनेजर के हवाले करके फौरन ही पहली दस्तयाब फ्लाइट में अपनी कराची की सीट कंफर्म करवा ली। अब कल वो कराची पहुंच रहा था। रूहान को अब घर में सब बड़ों और खसूसन शहीद साहब से इसके बारे में बात करनी थी। वो नहीं चाहता था कि परीक्षा के किरदार पर किसी भी तरह का सवाल उठे या कोई इसके बारे में बुरा सोचे, इसलिए इसने अहमद ने ये तय किया था कि वो निकाह का मामला घर वालों से मख्फी रखेंगे। रूहान ने अपने तौर पर ये मामला संभालने की जिम्मेदारी ली थी। अब वो इसी सिलसिले में सब बड़ों से बात करने के लिए दादी और अम्मी को बुलाने आया था। जब नजर सामने ही सुर्ख लिबास में मलबूस सोफे पर बिराजमान इस दुश्मन जहां पर पड़ी और चंद लम्हों के लिए ठहर गई। वो जो 2-3 दिन से इससे खींची खींची से बिल्कुल ही इसके वजूद से लाताल्लुक थी, अपनी रात में मगन अपनी उलझनों में उलझी हुई थी। अभी भी इसने एक नजर उठाकर भी रूहान की तरफ नहीं देखा था, जबकि इसका खैरा कुन हुस्न और चेहरे की अलूरी चमक देखकर रूहान का दिल बड़ी जोर से डोला। इसे खुद पर जब्त कर रखना मुहाल हो गया। इससे पहले
शेष का दिल पहलू से निकलकर इस अप्सरा के कदमों में ढेर हो जाता। वो फौरन ही कमरे से बाहर निकल गया। बोलो बरखुरदार, तुम हमसे क्या बात करना चाहते हो? सब मुंतजर निगाहों से रोहान को देख रहे थे, जो गर्दन झुकाकर खामोश बैठा, शायद इन सब को कायल करने के लिए मौजूद अल्फाज तलाश कर रहा था। जब दादा जान ने इसे मुखातिब किया, चचा जान, वो गला खंकार कर गोया हुआ, आपने चंद दिन कबल परीशे के लिए अतीक अंकल के बेटे का जिक्र किया था। मैं इसके बारे में तमाम मालूमात करवा चुका हूँ। वो लड़का अच्छा है। लेकिन इसने तवक्कुफ किया। तो दोस्तों, कहानी अभी जारी है। उम्मीद करती हूँ कि ये नॉवेल आपको पसंद आ रहा होगा। अगर ये नॉवेल आपको पसंद आ रहा है तो नॉवेल को लाइक, और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आपको फौरन मौसूल हो जाए।